नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी को मेरा गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। जुड़ते चलिए बच्चे, काफ़ी जुड़ रहे हैं और भी जुड़ते चलिए, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना बेटर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमल जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा गुड इवनिंग। वास्तव में काफ़ी बहुत अच्छे बोल रहे हैं। समीन जी जुड़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। शाबाश। राजेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग। सबको मेरा गुड इवनिंग, सबको नमस्कार और सबका स्वागत है इस मंच पर। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आप शेयर करते जाइए, अधिक से अधिक लोगों को बोलते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और अभी तो एक टाइम वीक में एक दिन मंडे को ही लाइव क्लास आ रही है टेस्ट पेपर। मैं वादा करता हूं कि जैसे वैकेंसी आएगी मैं 2 दिन आपकी टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा और निःशुल्क कराऊंगा, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों चलते हैं। सभी को मेरा गुड इवनिंग। दिलीप जी को भी गुड इवनिंग और चौधरी जी को भी गुड इवनिंग और अपने बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। दिनेश जी को भी गुड इवनिंग, राहुल जी को भी गुड इवनिंग और अपना रेस्ट बुनकर जी को भी गुड इवनिंग। सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए मित्रों, सबको गुड इवनिंग के साथ अपना आगे चलते हैं। गीतू जी, शर्मा जी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग। लेकिन मित्रों हमें साथ में क्वेश्चन पेपर भी करना है और आगे भी बढ़ना है, तो आगे बढ़ना जरूरी है, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो आपको जो है कि बेसिकली तो मित्रों इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे हैं यहां पर। इसमें पहला क्वेश्चन कहां चले गए हैं वो देखते हैं। ये आ गया। चलो मित्रों, इसमें पहले क्वेश्चन पर आते हैं। रूसो की किस पुस्तक पर जेनेवा व फ्रांस में प्रतिबंध लगाया गया था, वो पुस्तक देखते हैं। पुस्तक को ध्यान में रखना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी पुस्तक है ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, तीसरी पुस्तक है न्यू हेलाइज और चौथा जो ऑप्शन है आपके सामने कन्फेशन है। तो 4 ऑप्शन में जल्दी से उत्तर बताइए। कौन से बता रहे हैं? अरुण सिंह जी गुड इवनिंग। तो ठीक है बेटा, लेकिन ऑप्शन बताओ, जल्दी से बताइए। कुछ बी बता रहे हैं, वेरी गुड। ऋषि जी बी बता रहे हैं और रवि जी भी, मीना जी भी, रामू मीना जी भी बी बता रहे हैं, महेश जी भी, सिरवी जी भी बी बता रहे हैं और मुकेश जी भी, सिरवी जी भी बी बता रहे हैं। अधिकार पोसवाल जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल जन सेवक जी हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मुकेश सिरवी जी भी बता रहे हैं। तो ट्रीटीज ऑन एजुकेशन बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बी है। लेकिन ट्रीटीज ऑन एजुकेशन का दूसरा नाम भी है इमाइल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इमाइल है। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इमाइल है इसका दूसरा नाम। क्या नाम है? इमाइल भी कहते हैं इस पुस्तक को। तो ये भी मित्रों आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें आपको तनाव नहीं लेना है। तो सबको गुड इवनिंग। और अधिकांश बच्चों ने सही बताया उत्तर, उसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ सारे इंटेलिजेंट बच्चे जुड़ रहे हैं। लेकिन शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपके सामने क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन भी मित्रों देखते हैं कि आगे भी आपको ध्यान में रखना है कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन भी निकालते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर भी आते हैं। तो अभी सबको मेरा गुड इवनिंग। पहले तो सबको नमस्कार। कमल जी जुड़ रहे हैं, उनको नमस्कार। और उसमें ध्यान से देखना है कि भाई कि ये अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन मित्रों मैंने कहा था, अब्राहम लिंकन की बात याद रखना। अब्राहम लिंकन ने कहा था अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिले तो मैं अपने पहले 3 घंटे आरी तेज करने में लगाऊंगा। यहाँ आरी तेज करने का सीधा सा मतलब है कि आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। रूसो की पुस्तक इमाइल, जिसे ट्रीटीज ऑन एजुकेशन भी कहते के बारे में सत्य कथन है। क्या क्या सत्य कथन है? इसमें 5 भाग हैं। दूसरा है इसके पहले 3 भाग में बालक की शिक्षा पर बल दिया गया है। तीसरा है प्रकृति को लौट चलो नारा इसी में दिया गया है। इसमें तीनों कथन सही हैं। बी में है फर्स्ट और सेकंड सही है, सी में सेकंड और थर्ड सही है, डी में फर्स्ट और थर्ड सही है। अब उत्तर बताइए जल्दी मित्रों, कौन सा बता रहे हैं? अजय जी बता रहे हैं बी, दिनेश जी बी और भूदेव जी बता रहे हैं, शर्मा जी ए और पूनम मीना जी बता रही हैं बी और रेखा जी बता रही हैं बी और ऋषि जी बता रहे हैं ए, पोसवाल जी बता रहे हैं बी और रेणु मीना जी बता रही हैं ए और मोनू जी बता रहे हैं ए
और काफी ए बी बता रहे हैं, लेकिन अब जल्दी से मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या है। जल्दी टाइप कीजिए टाइप कीजिए जल्दी। काफी ए बताया काफी बच्चों ने। मित्रों ये तीनों ही कथन सही है इमाइल के बारे में। इमाइल पुस्तक जो रूसो की थी, जिसे ट्रीटीज ऑन एजुकेशन भी कहते हैं, इसमें 5 भाग हैं। पहले 3 भाग में बालक की शिक्षा पर बल है, चौथे भाग में किशोरावस्था की शिक्षा है, और 5वें भाग में घरेलू शिक्षा की बात है। इसी में रूसो कहीं ना कहीं प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा भी देता है। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो अब आप नोट कर लीजिए, इसमें तनाव नहीं लीजिए। काफी बच्चों ने बताया, लेकिन अभ्यास निरंतर जरूरी है, भागना नहीं है, लास्ट तक क्वेश्चन करने हैं, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे, मंच से आगे पीछे नहीं हटना है। तो आपको सबको कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। अगला क्वेश्चन मित्रों देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे कि बेसिकली नंबर 3, रूसो की पुस्तक इमाइल पर प्रतिबंध लगाया गया था। रूसो की पुस्तक इमाइल पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। इसे किस पुस्तक से प्रेरित मानकर प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि इसे किस पुस्तक का भाग माना गया था या किस से प्रेरित माना गया था, वो पूरा ध्यान रखना है। ट्रीटीज अरल कंट्रैक्ट, प्रोफेशन ऑफ फेथ ऑफ द सेवर्ड विकर, द सोलिटरी वॉकर, द कन्फेशन। अब जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर। अब देखो श्याम मीना जी बता रहे हैं ए, और कुछ बी बता रहे हैं। इसमें ऋषु जी रेखा जी क्या बता रहे हैं बी, और नसीब जी बता रहे हैं बी, और अजय जी बता रहे हैं सी, और काफी पॉलिटिकल साइंस के नाम से बी, रेणु मीना जी बी, काफी बच्चों ने दिव्या जी बी, पोसवाल जी बी, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, सानू शर्मा जी बी भी बताया, कईयों ने बी बताया। जब सभी बी बता रहे हैं तो आंसर भी बी होगा। बिल्कुल सही है मित्रों, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो नरेश पवार जी भी बता रहे हैं, नरेश पवार जी भी बता रहे हैं, विशाल जी भी बता रहे हैं, दिव्या जी भी बता रही हैं, और बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है, करेक्ट बताया आपने। इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं और आपका सिलेक्शन भी मुझे श्योर दिखाई दे रहा है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो के अनुसार कथन सही नहीं है। अब इसमें पहले ही ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है। रूसो प्राकृतिक असमानता को नहीं, सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते हैं। भाई ये तो सही कथन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मित्रों ये वाला कथन ध्यान रखना है। दूसरा, रूसो के अनुसार कला विज्ञान की प्रगति ने मानवता का ह्रास किया है। ये कथन भी देखो सही है। रूसो के अनुसार बालक में सीखने की अंतर्निहित क्षमता होती है, ये भी सही है। फिर है रूसो के अनुसार बालक तबुला रस है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो अब भी आंसर बताइए। देखो देखो कौन कौन बताता है इसमें आंसर। इसमें श्रीवी जी बता रहे हैं डी, मुकेश सैनी जी डी, चलो काफी लोग डी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, अधिकांश डी बता रहे हैं। तो चलो ये बताइए कि तबुला रस वाला किसका है। फिर आपने चलो डी आंसर मान लेता हूं, लेकिन इसी में से एक क्वेश्चन बोलता हूं कि किसने बालक को तबुला रस बोला है। जल्दी से बताइए, उसका नाम लिख के बताइए, नाम लिख के बताइए कि बालक को तबुला रस किसने बोला है। अब वो नाम नहीं बताएंगे, खाली आंसर के पीछे भागेंगे। डी तो सबने बता दिया। मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी में से निकाल कर। तबला रस लोक ने बताया था, रूसो ने नहीं बताया था, जॉन लोक ने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही है आपका, डी आंसर है। लेकिन तबला रस वाला तो रूसो नहीं कहता, कौन कहता है, जॉन लोक कहता है। ये बिल्कुल आपका सही है। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन बताते हैं। डी जॉन लोक सही बताया, मेडाराम जी सही बता रहे हैं, दिनेश मीना जी भी सही बता रहे हैं, नरेश कुमार जी भी, मुकेश जी भी, और राजेंद्र सिंह जी भी सही बता रहे हैं। वेरी गुड। अजय जी भी सही बता रहे हैं। बहुत बच्चे अच्छे हैं, आप इंटेलिजेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो के अनुसार मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां आत्म प्रेम और सहानुभूति हैं, परंतु मानव प्रकृति का अंतिम नियामक है। ऑप्शन ध्यान से सुनना। ए वातावरण, बी अंतःकरण, सी विवेक, डी तार्किकता। आंसर दीजिए जल्दी से। देखो कौन आंसर देता है, क्या आंसर देता है, फिर मैं समझाऊंगा इसको। अब इसमें आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए, शेयर कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और बताइए। मैं इसको समझा भी दूंगा, लेकिन आप जोड़ने का नाम लेते हैं तो उसके बाद घबराते हैं। अब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं तो फिर समस्या आएगी। तो आप ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए और लास्ट तक रुके रहना। जल्दी से बताइए। सी बताया, चलो मान लेते हैं कि अधिकांश सी बता रहे हैं बच्चे।
बिल्कुल नरेश जी ने बताया, चंचल जी ने बताया, दिलीप जी ने बताया, दिनेश मीना जी ने बताया, सविता ने बताया, वेरी गुड। अपना रघुवीर सिंह जी भी बता रहे हैं, मुकेश जो जलदीप जी भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा सब ने बताया, वेरी गुड वेरी गुड। सी आ रहा है, राम जी भी बिल्कुल सही है, महेश सिरवी जी भी, बुधेव व्यास जी भी, अर्जुन जी भी, अरुण जी सिंह जी भी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी है। लेकिन मित्रों मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, क्या कहता है रूसो। रूसो कहता है मानव की दो मूल प्रवृत्तियां हैं, आत्म प्रेम और सहानुभूति। लेकिन कहता है जैसे बाह्य वातावरण का प्रभाव बढ़ता है, वातावरण के प्रभाव के कारण आत्म प्रेम की मात्रा बढ़ जाती है। कौन सी बढ़ जाती है? आत्म प्रेम वाला रेशियो बढ़ जाता है। तब अंतःकरण क्या करता है? अंतःकरण सहानुभूति की मात्रा बढ़ाकर संतुलन स्थापित कर देता है। लेकिन अंतःकरण में एक कमी होती है, वो अपने अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाता। इसलिए अंतःकरण का जो निर्देशन है वो कौन करता है? विवेक करता है। इस प्रकार से रूसो के अनुसार मानव प्रकृति का अंतिम नियामक विवेक है। ये बेसिकली ध्यान रखना है। तो यानी कि रूसो ने क्या माना कि मानव में आत्म प्रेम और सहानुभूति दोनों तत्व पाए जाते हैं, यानी कि मानव में स्वार्थ और विवेकशीलता, सद्गुण दोनों तत्व पाए जाते हैं, यानी कि मानव एक मिश्रित प्रकृति का प्राणी है। ये रूसो ने कहा। होब्स क्या कहता है? मानव नकारात्मक प्राणी है। लोग क्या कहते हैं? सकारात्मक प्राणी है। और रूसो क्या कहता है? मिश्रित प्रकृति का प्राणी है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, काफी अच्छा बताया दिव्या जी ने भी, समीन ने जी भी और मंजू यादव जी ने भी। बिल्कुल सही है मंजू यादव जी, आपका बहुत अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन शेयर करते रहो मित्रों, तब आगे आगे क्वेश्चन होंगे ना। तो आप शेयर कर नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, तभी तो कहीं ना कहीं विकास होना है। आगे देखिए, पहले 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रूसो को निरंकुशवादी कौन कहते हैं? निरंकुशवादी किसने कहा है? दुग्वी ने, काबा ने, डाइडर ने, रसेल ने। तो देखो 4 ऑप्शन है फिर आपके सामने। ए में क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही हैं। बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हैं। सी में फर्स्ट फोर्थ सही हैं। डी में फर्स्ट सेकंड सही है। आंसर दीजिए जल्दी से, किसने कहा है? जल्दी बताइए। देखिए कौन कौन बच्चा आंसर दे पाता है। देखिए आंसर, देखिए इनका कौन कौन दे रहा है। ए जो ठीक है, कुछ जल्दी जी ए बता रहे हैं, राजेंद्र जी भी ए बता रहे हैं, महेश जी, कुछ लोग बी बता रहे हैं, लेकिन बी नहीं, ए बताओ या सी बताओ या डी बताओ, जल्दी से बताओ। ए बताया, वेरी गुड। महेश जी भी ए बता रहे हैं, जनसेवक जी भी डी बता रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। तो डी बताने वाले क्या है मित्रों? इसमें चारों ही सही है। ये चारों के चारे कहीं ना कहीं रूसो को निरंकुशवादी कहते हैं। लेकिन वहान, बार्कर, एडमंड जो हैं वो तो कहते हैं लोकतंत्रवादी है। ये ध्यान में रखना, ये तो रूसो को क्या कहते हैं? लोकतंत्रवादी है। और ये जो 4 जो मैंने बताए हैं, दुग्वी, काबा, डाइडर, रसेल, ये चारों कहते हैं रूसो निरंकुशवादी है। तो ये याद रख लेना मित्रों। क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इस टाइप से आए थे, चाहे मैकियावली रूसो की समानता हो, मैकियावली और कुटले की समानता हो, चाहे इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार होती जा रही है। तो आप पहले से तैयार रहो, चाहे पेपर कितना भी टिपिकल आरपीएससी दे दे, आपके पूरे सही होने चाहिए और आप पहले 100 स्थानों में स्थान प्राप्त करने चाहिए, तभी 1195 का लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए। और ये चारों ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना कि लोकतंत्रवादी किसने कहा? वहान ने, बार्कर ने, एडमंड ने। निरंकुशवादी रूसो किसने कहा? दुग्वी, काबा, डाइडर, रसेल ने। तो ये पूरा ध्यान रहना चाहिए, तभी काम चलेगा। कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, गलत कोई बात नहीं, अभी तो डेट भी नहीं आई एग्जाम की। क्या अभी वैकेंसी नहीं आई? वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, तब तक तैयारी। गलत हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं मित्रों। यह किसका कथन है कि फ्रेंच क्रांतिकारियों के लिए रूसो बाइबल के समान था या ईसा मसीह के समान था? ये किसने कहा? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे। ए हंडमंडबर्ग, बी रसेल, सी बिंडर, डी डाइडर। तो आपको ध्यान में रखना है। तो आप जल्दी से बताओ कि क्या क्या बताएंगे। देखो जल्दी से बताओ। ए हंडमंडबर्ग है, बी रसेल है, सी बिंडर है, डी डाइडर है। तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी भी बताना शुरू कर दिया है। महेश जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, नरेश पवार जी, राम मीना जी ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है ना। और कई लोग पॉलिटी वाले भी भैया सही बता रहे हैं, अजीत जी भी, कुमावत जी भी सही बता रहे हैं ए। तो वास्तव में इसका आंसर ए ही है। अधिकांश बच्चों ने, राजेश सिंह जी ने, रघुवीर सिंह जी ने, दिलीप जी ने, इन लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। तो अच्छा है, सब लोग अच्छा बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग
बच्चे अभी भी खामोश हैं, कोई बात नहीं, आप पढ़ के रखिए, इसको करके देखिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप पढ़ना कोशिश कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा, और ये भी टेंशन नहीं लेना कि इसकी PDF और आंसर नहीं मिलेंगे आपको। तो मित्रों यहाँ तो करा ही रहा हूँ, इसका आपका PDF भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, AD शर्मा NLM ऐप पर। तो आप उसको डाउनलोड करके रखें और वहाँ से जो कॉलम है उसमें 2 बने हुए हैं, एक डेमो क्लास का और एक टेस्ट पेपर का। तो जो टेस्ट पेपर वाला कॉलम है उसमें आपको सबकी PDF मिलेगी, लेकिन ऐप तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ना भाई। कोर्स परचेज करना नहीं करना वो आपकी इच्छाएं हैं, मैं वो नहीं कहता, लेकिन टेस्ट पेपर तो ले लो। अब डाउनलोड करने में ऐप में क्या जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। विशाल मीना जी ये बता रहे हैं, सविता सर जी क्लास डेली लिया करो प्लीज। बिल्कुल बेटा सविता बेटा, बिल्कुल डेली लेंगे, लेकिन वैकेंसी तो आने दो। अभी लाइव क्लास तो एक है, उसके बाद डेली चलेंगी, आप परेशान मत हो। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जन समर्थन पर टिका हुआ है। आप जन समर्थन लाइए, मैं रोज भी क्लास लूंगा, मेरा ये वादा है। मैं राजनीति विज्ञान का टीचर हूं, मैं कोई साइंस का टीचर नहीं हूं। मैं आपको सीधी बात कहता हूं, जन समर्थन मिलेगा तो मैं पक्का है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगर मुझे 1000 लाइव जिस दिन दिख जाएंगे तो मैं रोज लेना शुरू कर दूंगा, ये वादा रहा मेरा आपसे। आगे देखिए, ये पुस्तक है एवोल्यूशनरी ऑफ जीन जैक्स रूसो। पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए M साहसवरी, B जम्बेल, C प्योगेट, D मॉन्टेसरी। तो वास्तव में जल्दी से आंसर बताइए। देखो कौन बच्चे बता रहे हैं, रेखा जी जलदीप जी बता रही हैं ए 8 में, शाबाश। अब ये क्या बता रहे हैं, छात्र पता नहीं क्या लिख रहे हैं, सर आपकी कोचिंग के ही छात्र हैं सर। और बेटा कोचिंग के छात्र हैं लेकिन पढ़ तो रहे हैं ना, आप क्यों नहीं पढ़ते? तो कोचिंग के पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ लो बेटा, उसमें क्या है। अब उसमें कोई भी पढ़ाए, कोई भी देखे, आप उसमें टेंशन क्यों लेते हैं? तो आप भी आंसर बताओ। मैंने उनको आंसर तो पहले नहीं बताया ना, तो आप भी पढ़ के रखो। अगला ज्यादा चाहिए तो मैं बता देता हूं, अगला मार्क्स से संबंधित होगा टेस्ट पेपर, तो आप पढ़ के रखो बेटा, उसमें क्या है। कोचिंग के बता रहे हैं तो कोचिंग के नोट्सों की मैंने मना नहीं किया। अगर मेरे पास नहीं भी पढ़ता है तो मैं तो भी PDF भेज देता हूं, मैं मना नहीं करता है बेटा। कोचिंग के नोट्स बाजार में मिलते हैं, कोचिंग से मतलब नहीं होता है। कोचिंग अलग चीज़ है, यहाँ जुड़ना अलग चीज़ है, यहाँ सबके लिए, हम आपको सिखाने के लिए तो आ रहे हैं। यहाँ पर कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कोचिंग करो हमारे पास, आप करें ना करें वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन बेटा ये जो समय है सबके लिए है। अब बच्चे तो बेटा कोचिंग के ज़्यादा जुड़ेंगे, जो मुझसे प्रभावित होगा ज़्यादा जुड़ेंगे। अब पूरा थोड़ी राजस्थान जुड़ा हुआ है, राजस्थान में तो 7-8 करोड़ जनसंख्या है। अब लाइव कितने आ रहे हैं वो देख लो, ठीक है ना। वो तो बेटा धीरे धीरे आएंगे, अभी तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बेटा जितने ज़्यादा आएंगे, जन समर्थन देंगे तो मैं पक्का जुड़ूंगा बेटा, तो उसमें आप परेशान ना हो। तो ये पुस्तक का आंसर बताइए जल्दी से क्या है। तो ए आंसर है, M साहसवरी जी इसका आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पुस्तक को भी याद रखना है। और अगले का मैं भी टेस्ट पेपर का बता रहा हूँ कि अगले मंडे को मार्क्स पर होगा। मार्क्स है, लेनिन है, मार्क्स है, लेनिन माओ और 9 मार्क्सवादी विचारक। अभी से शेड्यूल निश्चित कर लो ना, पढ़ो ना, मैंने थोड़ी मना किया बेटा। तो कोई भी कोचिंग के हों, अब कोचिंग के हों या सिंपली पढ़े हों, उसमें क्या है बेटा, ठीक है ना। मार्क्स है, लेनिन है, माओ, 9 मार्क्सवादी, इस पर टेस्ट पेपर होगा। आप अभी से पढ़ के रखो ना, तो आप क्यों नहीं बताएंगे। इसमें कोई वो थोड़ी है कि भाई सब बता रहे हैं, आप भी बताएंगे। आप पढ़ के रखो पहले से बेटा इनको, मैं अभी आपको शेड्यूल दे रहा हूँ, इसको पढ़ के रखना। ये मतभेद मत करना कि भाई कोचिंग करने वाला है या नहीं है। अब ये तो बेटा सबके लिए मंच खुला है और सब जुड़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आगे बेटा जो है किताब है पेडागोगिकल व्यू पॉइंट ऑफ जीन जैक्स रूसो, 2019 पुस्तक के लेखक हैं। ए ऑप्शन है बसीकम राकज, बी है मॉन्टेसरी, सी है थॉमस बेरन और डी है एडमंड बर्क। आंसर बताइए। देखो कोई बता सकता है तो बताइए बेटा, तो आपको मालूम है तो आप बताइए। तो कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स बेटा आप कोचिंग में के सामने किसी भी जाएंगे, पुराने बच्चे से भी फोटोकॉपी करा सकते हैं और यहाँ पर भी फोटोकॉपी की दुकान पर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन मैं नोट्स बेचता नहीं हूँ, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेता है तो मैं उसको भी कोचिंग के नोट्स दे देता हूँ, और कोई नहीं भी लेता ऑनलाइन तो भी मैं कहता हूँ कि ये मेरी ये फोटोकॉपी की दुकान पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इसमें टेंशन नहीं लेना, ठीक है बेटा। तो मैं नोट्स नहीं बेचता, ना टेस्ट सीरीज के कभी पैसे लेता हूँ। मेरे कोचिंग में भी आके खाली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ता है, अगर वो डिसिप्लिन से रहता है तो मैं उससे कहता हूँ टेस्ट पेपर दे लो, मैं किसी को नहीं रोकता,
इसमें कोई मायने नहीं करता। हाँ ठीक है, वो 4 महीने क्लास लेगा तो बेटा उसके तो पेमेंट लेना पड़ता है, ठीक है ना, कोई व्यवस्था चलती नहीं है। लेकिन नोट्स के और टेस्ट के पैसे मैंने आज तक नहीं लिए और आगे भी नहीं लूंगा। तो ये इसके थिंकर बताइए नाम क्या है? इसका नाम है वसीकम राकज ने एक किताब लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, तो इसको थोड़ा सा बेटा याद कर लेना। अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ है, आप अपनी तैयारी इस दिशा में कर सकते हैं, कैसे भी करें, चाहे मेरे नोट्स पढ़े चाहे दूसरे टीचर के पढ़े, बेटा सबके पढ़ने हैं, इसमें कोई मायने नहीं करते। किताब विकिपीडिया पर भी है, विकिपीडिया में सर्च करेंगे तो भी आ जाएगी, तो कोई मतभेद नहीं है। आप दूसरी कोचिंग में पढ़ते हैं तब भी मतभेद नहीं है, और घर पे पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक टीचर के रूप में आपको सहयोग करना चाहता हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला बेटा ध्यान रखना है, ये आंसर बताया मेडाराम मीना जी ने, विशाल मीना जी ने, काफी बच्चे बता रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। दिलीप सिंह, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर की बेसिकली थ्योरी कब पढ़ाओगे? तो थ्योरी भी आपको शुरू होगा एक बार थिंकर के बाद, मार्क्स के बाद थ्योरी के टेस्ट पेपर होना शुरू हो जाएंगे, उसमें आप टेंशन मत लो। जब थ्योरी के हो जाएंगे तो हम फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के करेंगे, जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हो जाएंगे तो आईआर के करेंगे, जब आईआर के खत्म हो जाएंगे तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के करेंगे, उसके बाद लास्ट में इंडियन थिंकर के भी करेंगे, और फिर वापस वेस्टर्न थिंकर के करेंगे। उसमें क्या है बेटा, अभी तो क्वेश्चनों की संख्या मैं 50-52 ले रहा हूँ, फिर 120 प्लस लेंगे। 10वां क्वेश्चन देखो, अमोर प्रोपर अमोर डोसोई का तात्पर्य है, तो वास्तव में ये शब्द रूसो प्रयोग करता है। कौन प्रयोग करता है? रूसो। पहले ये ध्यान में रखना। अब इसका आंसर बताओ, 4 ऑप्शन है, निरंकुशता व व्यक्तिवाद, व्यवस्था व व्यवस्था, मानवता व अमानवता, आत्म प्रेम व सहानुभूति। जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो कुछ बच्चे बता रहे हैं, तो डी बता रहे हैं, अजय जी बिल्कुल डी बताया। कुछ लोग मेरे से गुड इवनिंग बोल रहे हैं, सबको मेरा गुड इवनिंग, आप सबको मेरा नमस्कार है, और आपके माता पिता को मेरा चरण वंदन है, और आपके छोटे बहन भाइयों को मेरा प्यार है। और छोटे बहन भाई अगर बीएमए में कर रहे हैं तो उन्हें भी दिखाओ, अगर एक क्वेश्चन भी समझ आता है तो आपकी प्रगति का सूचक है मित्रों। वैसे भी हीगल ने कहा है, जो बुद्धिगम्य है वो वास्तविक है, और जो वास्तविक है वो बुद्धिगम्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मित्रों डी। काफी बच्चों ने डी बताया, बिल्कुल सही है। जनसेवक जी ने भी डी बताया, नरेश जी ने भी सही बताया, सविता जी भी सही बता रही हैं, और कुछ लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं और डी आंसर भी बता रहे हैं। सबको मेरा नमस्कार है। महेश जी भी बता रहे हैं, राजेंद्र जी भी बता रहे हैं, और नरेश जी भी बता रहे हैं डी डी बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इसको, क्योंकि बेटा जुड़ेंगे तभी आपका कहीं ना कहीं आगे का काम भी चलेगा। अब 11वां देखो बेटा, उपयोगितावाद के बारे में सही कथन है। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब इसमें सब समान है। उपयोगितावाद हमने बीए में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है, सब में पढ़ा है। उपयोगितावाद में यह योग्यता अर्थात 1% व्यक्तियों पर बल देता है। बी, यह कल्याण विशेषकर सार्वभौमिक कल्याण पर बल देता है। सी, यह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख पर बल देता है। यह 50% लोगों के हितों पर बल देता है। जल्दी से अब इसका आंसर बता दो। देखो जल्दी से कौन बताता है। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब इसका तो सही बताएंगे। अब कुछ बच्चे बता रहे हैं सी, कुछ बता रहे हैं डी, तो इसमें अजय जी बता रहे हैं सी, नरेश जी सी, वी के सी बता रहे हैं वी के जी, और राम जी भी सी, और मारुति लाल जी सी, और इसमें मुकेश जी सी, नरेश जी सी, वेरी गुड, वी के जी सी, और महेश जी सी, और सी बता रहे हैं काफ़ी बच्चे, और कमलेश जी सी बता रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका आंसर वास्तव में सी है, क्योंकि जो बेंथम का उपयोगितावाद है वो 50% पे नहीं 51% पर बल देता है, इसलिए मेनली वो कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इसके बारे में ये सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपको काम चलना है। तो ऑनलाइन तो आपको जो है तो कंप्लीट कोर्स करेंगे तो आपको वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो आप इसमें टेंशन नहीं लेना है बेटा। मित्रों जुड़ना है और इसको करना है। आगे देखते हैं मित्रों, उपयोगितावाद का विकास कर्मानुसार है। सबसे पहले सोफिट सुखवाद आया, फिर डेविड हुम आया, फिर रिचर्ड कैम्बरलैंड आया, फिर हचेसन आया। तो कर्मानुसार में बताइए ऐतिहासिक रूप से पहले कौन है और बाद में कौन है? जल्दी से आंसर। ए में है चारों कर्मानुसार हैं, बी में है नहीं पहले चौथे वाला हचेसन आया, सी में है सबसे पहले पहला आया, फिर उसके बाद रिचर्ड कैम्बरलैंड आए, और डी में कह रहा है पहले सेकेंड ही आया, डेविड हुम आए। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ। देखो कौन बताता है जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। कुछ लोग बता रहे हैं ए, महेश जी ने बताया,
मुकेश सिरवी जी ए बता रहे हैं, नरेश जी ए बता रहे हैं, और उसके बाद ताराचंद सैनी जी ए बता रहे हैं, और ऋषि जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ लोग क्या बता रहे हैं, कुछ बी भी बता रहे हैं, एक दो, तो जल्दी से जल्दी बताइए कि भाई क्या है। कुछ ए बता रहे हैं, तो अपना सुनीता जी भी ए बता रही हैं, तो बेसिकली सियाराम मीना जी भी ए बता रहे हैं, और गालब जी भी ए बता रहे हैं, और अपना महेंद्र मीना जी भी ए बता रहे हैं। तो ये आप ध्यान बताइए क्या है। वास्तव में मित्रों ये क्रमानुसार सही है। मैं पूरा क्रम समझा देता हूँ। अब इसमें ये नहीं कहना कि मैं समझा नहीं रहा हूँ। सबसे पहले बेटा सोफिस्ट सुखवाद आया था, जो प्राचीन यूनानी विद्वान थे उन्होंने दिया था। उसके बाद डेविड ह्यूम का आया था, डेविड ह्यूम ने अपने विचारों का आधार ये बनाया था। उसके बाद रिचर्ड कैम्बरलैंड आए थे, जिन्होंने कल्याण के लिए उपयोगितावाद को महत्वपूर्ण माना था। उसके बाद हचिसन आए थे, हचिसन ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख वाक्यांश का पहली बार प्रयोग किया था। उसके बाद हेल्वेटियस आए हैं, हचिसन के बाद भी मैं क्रम बता देता हूँ। फिर हेल्वेटियस आए थे, इसी हेल्वेटियस से कहीं ना कहीं जर्मी बेंथम प्रभावित थे, और इन्हीं से प्रभावित होकर उपयोगितावाद लेते हैं। फिर उसके बाद प्रिस्टले ने उपयोगितावाद को सैद्धांतिक रूप देने का प्रयास किया था। प्रिस्टले के बाद बेंथम ने इसको सैद्धांतिक रूप दिया था। फिर बेंथम के उपयोगितावाद में किसने परिवर्तन किया था, मिल ने। अब ये भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से मिल को अंतिम उपयोगितावादी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि अंतिम उपयोगितावादी कौन है, जे.एस. मिल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा विकास क्रम मैंने आपको बताया, तो इसमें सीखने का यत्न करो। और काफ़ी बच्चों ने ए बताया, चंचल जी बोल रहे हैं ए, शर्मा जी, सी शर्मा जी वेरी गुड, मुकेश जी भी ए बता रहे हैं। हाँ, सबको ए बताया, सबका बहुत बहुत आभार। तो आप बता रहे हैं लेकिन शेयर करो। अब ये चीज़ें तो समझा रहा हूँ ना मैं आपको, तो ये तो मैं इसके लिए टेंशन नहीं लेना बेटा। हर क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन की व्याख्या भी होती है, मैं व्याख्या करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। नए बच्चे डरे नहीं कि भाई हमें तो आता नहीं है, सबको आ जाएगा। अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, आप सीखने का यत्न करो, घर बैठे ज्ञान प्राप्ति का कोशिश करो, तो आपको लाभ पक्का मिलेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। बेंथम ने उपयोगितावाद की नीति ग्रहण की है, अभी मैंने बताया ही था, ये आंसर तो क्लियर है कि हेल्वेटियस से ग्रहण की है, मैंने अभी आपको बताया था हेल्वेटियस, तो इसका आंसर हेल्वेटियस हो जाएगा। इसमें मैं पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख वाक्यांश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये भी मैंने बता दिया आपको, हचेसन ने किया था। तो ये आंसर भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं देगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेंथम के बारे में सत्य कथन नहीं है, ये आपको बताना है। ये आप आंसर बताएंगे, दो सरल क्वेश्चन थे वो मैंने आगे बता दिया आपको। बेंथम के बारे में सत्य कथन नहीं है, तो ए में है बेंथम के विचारों को फ्रांसीसी सरकार ने अपनाया था। भाई सत्य कथन नहीं है, मैंने पहले कहा नहीं ढूंढना है। बेंथम सुधारात्मक दंड व्यवस्था का समर्थन करता है। सी में बेंथम के विचारों को न्यूलिंगो कहा जाता है। डी है बेंथम राजनीतिक प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। जल्दी से आंसर बताओ क्या है। ऋषि कुमार जी ए बता रहे हैं, और महेश जी डी बता रहे हैं, और आगे बताइए। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। पोसवाल जी ने भी ए बताया, नरेश जी ने भी ए बताया। पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, खाली वो डी बता रहे हैं, और नरेश जी डी बता रहे हैं। चैन सिंह जी ए बता रहे हैं, रघुवीर सिंह जी डी बता रहे हैं। ठीक है, नए बच्चे क्यों नहीं बताते, कुछ भी बताओ, गलत सही कुछ तो बताए, सब बताओ। कमल सिंह जी ठीक है ना, भी कुछ बता रहे हैं। नरेश जी डी बता रहे हैं। कुछ लोग अपनी बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहे हैं। आप क्वेश्चन आंसर बताओ। मित्रों ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए वैसे कि बेंथम जो है कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़े हुए थे, राजनीतिक प्रभुसत्ता से नहीं। तो इसका आंसर सीधा सा है डी होगा, बाकी सब कथन सत्य हैं। तो आपको ध्यान है कि कानूनी प्रभुसत्ता से कौन कौन जुड़े हुए हैं, बोंदा, होब्स, ऑस्टिन, बेंथम, हैंस केल्सन, जेफरसन, एच.एल. हर्ट, ये सब लोग कानूनी प्रभुत्व से जुड़े हुए हैं। बेंथम भी कानूनी प्रभुत्व से। अब ये सूची ध्यान रखिए ना, इसमें क्या है, अब इसका भी आंसर हमें पता नहीं। अब मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है कि कानूनी प्रभुत्व से कौन कौन विद्वान जुड़े हुए हैं, बोंदा, होब्स, ऑस्टिन, बेंथम, हैंस केल्सन, जेफरसन, एच.एल. हर्ट। जबकि राजनीतिक प्रभुत्व से जुड़े हुए विद्वान कौन से हैं, राजनीतिक प्रभुत्व से जुड़े हुए विद्वान हैं लोक, लिकोक,
गार्नर, गिलक्राइस्ट, डाइसी, ये सब राजनीतिक प्रभुसत्ता से जुड़े हुए हैं, जो क्या कहते हैं कि संसद संप्रभुता का प्रयोग करती है। कानूनी प्रभुसत्ता वाले क्या कहते हैं, संप्रभुता जो है राज्य में निहित है लेकिन प्रयोग कार्यपालिका करती है, कार्यपालिका करती है इनके अनुसार। ये सकारात्मक कानून की बात करते हैं, कहते हैं शासक का आदेश ही कानून है। तो ये मित्रों पूरा स्टेज आपको क्लियर होने चाहिए और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना और सीखने का यत्न करना, तो आप सीख जाएंगे। घर से सीख के कोई नहीं आता, हमें अर्जुन बनना है, अभिमन्यु नहीं बनना है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और मेहनत करेंगे। तो मैंने आपको ये सीरीज बताई है और इसका PDF भी मिल जाएगा, ये वीडियो भी बाहर से देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं। तो आप सीखने का यत्न करो, ये मत देखो कौन ज़्यादा जानता है कौन कम जानता है, इससे मतलब नहीं है। आप जीरो से स्टार्ट करके जीरो से सीखने की कोशिश करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास कोचिंग करो या मेरा ऑनलाइन कोर्स लो, आप कुछ भी करो लेकिन सीखने का यत्न तो करो मित्रों। आगे चलते हैं। ब्लैक स्टोन राज्य की उत्पत्ति बताते हैं देवीय सिद्धांत के माध्यम से, शक्ति सिद्धांत के माध्यम से, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से, विकासवादी सिद्धांत के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली क्या है। जल्दी से आंसर बताओ, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि नहीं, देखो जल्दी बताओ कि कौन सा क्या बता रहे हैं। तो ये सिंपल से ध्यान रखना है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास कहाँ चलती है और ये भी बताएं कि अभी आपकी ऑफलाइन क्लास कहाँ चलती है। तो मित्रों इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन क्लास तो सिंपल है, ऐप पर है, AD शर्मा NLM डालेंगे, ऐप पर पूरी ऐप आ जाएगी, प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कोचिंग कहाँ चलती है, कोचिंग सबको पता है कि जयपुर में मेरी कोचिंग है और ये कोचिंग जो है गणेश मार्ग पर रिद्धि सिद्धि चौराहे पर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं फोर्स नहीं करता, किसी से नहीं कहता कि मेरे पास पढ़ो, आप के पास समय हो तो ज्ञान देने के लिए तो मित्रों मैं तैयार हूँ। अब कोचिंग के माध्यम से सही और आप इस तरीके से जुड़ते हैं तो भी ठीक है, ऑनलाइन से जुड़ते हैं तो भी ठीक है, और खाली यूट्यूब पर जुड़ते हैं तो भी ठीक है। सबका स्वागत है, सबके लिए समान है। अगर मेरे से कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप भी करेंगे, चाहे मेरे पास नहीं कोचिंग करेंगे तो भी मैं आपका आंसर बताऊँगा। मैं पहले अपना शिक्षक धर्म निभाऊँगा, बाद में मैं इसको व्यवसायीकरण करने की कोशिश करूँगा। तो मैं ये आपको इतना यकीन जरूर कराता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बेसिकली सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो ब्लैक स्टोन सामाजिक समझौते के सिद्धांत की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं, इसलिए बेंथम इनकी आलोचना भी करते हैं। बेंथम कहते हैं राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के माध्यम से नहीं हुई है, राज्य तो एक उपयोगितावादी संस्था है, सुख के कारण इसकी क्या है उत्पत्ति हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो कोर्स तो ऑनलाइन बेटा ऑनलाइन कोर्स ऐप पर जाके मिल जाएगा, तो आप इसमें टेंशन ना लें, AD शर्मा NLM ऐप डाउनलोड कर लें और आराम से उसको परचेज कर लें, वो आपकी इच्छा है। अब जल्दी से इसका आंसर बताइए। बेंथम की पुस्तक नहीं है, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, चर्च ऑफ इंग्लैंड, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका आंसर बताइए। चलो ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको BA की किताब में मिल जाएगा मित्रों, BA की किताब में मिल जाएगा, BA लेवल का क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए, जल्दी से बताइए। कुछ लोग बता रहे हैं A, कुछ लोग बता रहे हैं C, देखो कुछ लोग क्या बता रहे हैं, जो चौधरी जी बता रहे हैं C, और अपना मीनूलाल जी बता रहे हैं D, ठीक है ना। और उसके बाद नेहा जी बता रही, जलदीप जी बता रहे हैं D, नरेश पवार जी बता रहे हैं D, और अजय जी बता रहे हैं D, और महेश जी बता रहे हैं D। तो इतना कुछ बता रहे हैं। वास्तव में ये किताब भी बेंथम की है, ये किताब भी बेंथम की है, ये भी किताब बेंथम की है। ये किताब तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बेंथम की, है कौन सी नहीं है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किताब नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा D। आगे चलते हैं मित्रों। बेंथम के उपयोगितावाद की विशेषता नहीं है। अब ढंग से सुन लीजिए। उपयोगितावाद, सुख दुख नामक दो शक्तियां मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुख दुख का आंतरिक स्रोत भी होता है, कार्य का अधिकार आधार परिणाम होना चाहिए। सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, जल्दी बताइए मित्रों। देखो कौन बता रहा है इसमें, अब D बता रहे हैं, अभी भी देखो D बता रहे हैं, सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है। ढंग से बताइए। बेंथम की उपयोगितावाद की विशेषता नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अब आंसर दीजिए। इसमें देखिए कुछ लोग C बता रहे हैं, अजय जी भी C बता रहे हैं, और मुकेश जी B बता रहे हैं, और ऑल इन वन वाले B बता रहे हैं, और राम मीना जी B बता रहे हैं, लेकिन हेमा चौधरी जी क्या D बता रहे हैं।
देखिए मित्रों, देखो मित्रों, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, अभी भी डी बहुत आ रहा है। वास्तव में मित्रों आपको ध्यान देना चाहिए, जो बेंथम का उपयोगितावाद है उसमें बेंथम कहता है कि सुख दुख नामक दो शक्तियां मानव जीवन को नियंत्रित व निर्देशित करती हैं। मानव को सुख वाले कार्य करने चाहिए, दुख वाले कार्यों से बचना चाहिए। सुख दुख का आंतरिक स्रोत होता है, ये तो मिल ने कहा था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं है, ये तो मिल कहता है। ये विशेषता भी है बेंथम की, ये भी है। तो वास्तव में बेंथम कहता है सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक नहीं। यदि दो कार्यों से समान मात्रा में सुख मिलता है तो दोनों का महत्व समान है। इसी संदर्भ में बेंथम का कथन भी है, पुष्पिन का खेल भी उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत अधिक हैं, तो आप भागना नहीं है। बेंथम के बारे में कौन कहता है कि बेंथम के विचार सुधारों के आधार हैं? किसने कहा? आर्थर मूरे ने, ऑस्टिन ने, जीएस मिल ने, सीएल वेपर ने। अब इसका आंसर बता दीजिए। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये सब किताबों में दे रखा है। देखो जल्दी से बताइए। कुछ लोग बता रहे हैं बी ऑस्टिन सब ने बी बता रहे हैं। बलबीर जी सिंह जी बी बता रहे हैं, राजेंद्र जी बी बता रहे हैं, रेखा जी भी ए बता रही हैं, और मुकेश जी ए बता रहे हैं, और अजय जी भी ए बता रहे हैं, मुरली लाल जी ए बता रहे हैं, लेकिन आगे सी बता रहे हैं कुछ लोग, कुछ बी बता रहे हैं। तो हो ए बी सी, वेरी गुड। पॉलिटिकल साइंस वाले ए बता रहे हैं, और देखो ऑल इन वन जी डी बता रहे हैं, और मीना जी ए बता रहे हैं, पूजा जी ए बता रहे हैं, पूजा जी ए बता रहे हैं। तो देखो मित्रों इसका आंसर आर्थर मूरे है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा पता रहना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्न में से सीमित संप्रभुता का समर्थन करते हैं। तो सीमित संप्रभुता का मतलब है जो शासक पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध की नीति लगाते हैं, ऐसे कौन से विचारक हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन मित्रों आप इसको शेयर करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते जाओ, तभी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। आप और लोगों को जोड़ो, मैं आपको और ज़्यादा टाइम भी दूंगा और ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। अगला सिलेबस तो मैंने बता ही दिया आपको कि बेसिकली कि अगले मार्क्स के बारे में होगा टेस्ट पेपर। मार्क्स है, लेलिन है, माओ है, नव मार्क्सवादी है, तो ये तो आप इसमें ध्यान दो, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा बोंदा और बेंथम। आगे ध्यान रखने हैं मित्रों। अगला, बेंथम के अधिकार के बारे में सत्य कथन नहीं है। बेंथम प्राकृतिक अधिकारों को बकवास मात्र कहता है। बी, बेंथम के अनुसार अधिकार सामाजिक परिस्थितियों के देन है। सी, बेंथम के अनुसार अधिकार दो प्रकार के होते हैं, नैतिक और कानून। बेंथम के अनुसार अधिकार और कर्तव्य विरोधी हैं। अब इसका आंसर मित्रों जानते हैं आप, बेंथम ने कहा था अधिकार और कर्तव्य दोनों पूरक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं मित्रों, बेंथम के अनुसार राज्य है एक अनावश्यक बुराई, एक आवश्यक बुराई, राज्य एक नैतिक संस्था है या कल्याण की संस्था है। देखो मित्रों अब इसमें ध्यान रखो कि बेंथम किधर आता है। बेंथम जो है वो व्यक्तिवादियों के समान है, परंपरागत उदारवादियों के समान राज्य के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। ऐसे कैटलिन ने भी कहा था कि बेंथम व्यक्तिवादी हैं, तो बेसिकली राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जानते हैं अनावश्यक बुराई तो राजकतावादी कहते हैं, और जो सकारात्मक उदारवादी हैं वो नैतिक संस्था मानते हैं और कल्याण की संस्था मानते हैं। अगला देखते हैं, बेंथम को हस्तक्षेप नीति का सिद्धांतकार किसने कहा था। तो अभी मैंने बताया कि हस्तक्षेप की नीति किससे जुड़ी हुई है, व्यक्तिवाद से। और कौन कहता है कि बेंथम व्यक्तिवादी हैं या हस्तक्षेप नीति के समर्थक हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन। क्लियर है मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों, जुड़े रहिए, अभी बहुत क्वेश्चन है। बेंथम के अनुसार किस शासन में अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की नीति क्रियान्वित हो सकती है। राजतंत्र, बी कुलीन तंत्र, सीमित राजतंत्र, गणराज्य लोकतंत्र। तो इसमें आंसर हो जाएगा गणराज्य लोकतंत्र। मित्रों अभी अच्छे क्वेश्चन आना बाकी है, भागना मत। तो आपको ध्यान रखना है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सदनीय विधायिका के समर्थक है। अब ये जो बताएगा वो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा माना जाएगा। पहला जर्मी बेंथम, अबेसीज, लेमेस्टाइन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये फर्स्ट ईयर की किताब में दे रखा है। अब आप कोई ईयर की बात करते हैं ना, इंटेलिजेंट बनते हैं, आप फर्स्ट ईयर की किताब किसी की भी लेखक की पढ़ लेना, राजस्थान यूनिवर्सिटी की या कहीं यूपी की पढ़ लेना, राजनीति विज्ञान के मूलाधार, उसमें भी दे रखा है। आप किसी भी लेखक की पढ़ लेना, मैं ये नहीं कह रहा, सब में दे रखा है। तो इसमें बताइए जल्दी से। अब मैं फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं बहुत टिपिकल नहीं दे रहा। आप सोच रहे हैं टिपिकल आ रहे, टिपिकल नहीं आ रहे, आप किताब जाके देख लेना। इसमें क्या है, चारों ही ऑप्शन है।
ये चारों के चारों एक सदनीय विधायिका का समर्थन करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी। अभी भी देखो सी बता रहे हैं बच्चे, बी बता रहे हैं। देखिए अभी पता नहीं क्या है, पता नहीं, बिल्कुल ही बीए फर्स्ट ईयर भी पास नहीं है क्या? थोड़ा सा मेहनत कर लो मित्रों, मेहनत। अब 1195 सीट है, उस हिसाब से संघर्ष कर लो। अभी अंतिम विकल्प मानना, उसके बाद 200 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी। अब अगला देखो, मेकाले रिपोर्ट 1835 के समर्थक हैं। मेकाले ने क्या कहा था रिपोर्ट में? उसने बेसिकली मॉनिटरिंग शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। किसका किया था? मॉनिटरिंग शिक्षा प्रणाली का। ध्यान है, मेकाले ने 1835 में 18 फरवरी 1835 में कॉमन सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देंगे हम भारतीयों को, हमारा उद्देश्य इनको शिक्षित करना नहीं है, हमें ऐसे भारतीय तैयार करने हैं जो रंग रूप में भारतीय हों लेकिन दिमाग से अंग्रेज हों। यानी कि उनका था मॉनिटरिंग शिक्षा प्रणाली का। तो मॉनिटरिंग शिक्षा प्रणाली की बात, ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात शिक्षा के क्षेत्र में जर्मी बेंथम करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जर्मी बेंथम। तो मेकाले रिपोर्ट का जो समर्थन है कहीं ना कहीं जर्मी बेंथम के विचारों में देखने को मिलता है, क्योंकि जर्मी बेंथम भी मॉनिटरिंग शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं और मेकाले रिपोर्ट भी ये बात करती है। क्लियर है मित्रों? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से सम्मिलित नहीं है। होब्स रेखागणित की बात करते हैं, प्लेटो अंकगणित की बात करते हैं, प्लेटो अंकगणित की बात करते हैं, बेंथम अंकगणित। देखो बेटा मित्रों, इसमें ध्यान रखना है कि मैंने आपको बार बार बताया था, होब्स और प्लेटो रेखागणित की बात करते हैं, और जबकि परेटो जो अभिजनवादी हैं और बेंथम है ये अंकगणित की बात करते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसमें देखो प्लेटो रेखागणित की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो प्लेटो अंकगणित की बात कर रहे हैं, तो आंसर ये हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं मित्रों। बेंथम का कथन सही नहीं है। बेंथम के 14 सुख के प्रकार बताए, दुख के 12 प्रकार बताता है। बेंथम सुखों में मात्रात्मक अंतर करता है। बेंथम के अनुसार सुख मापन योग्य है। बेंथम के अनुसार कार्य का आधार उद्देश्य होना चाहिए, परिणाम नहीं। तो ये गलत है, ये तो मिल का कहना है। बेंथम तो कहता है कार्य का आधार परिणाम होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखें, पनिशमेंट एंड रिवार्ड पुस्तक के लेखक कौन से हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, जर्मी बेंथम है। इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मित्रों करने हैं। नारीवादी सीमान द बुअर की पुस्तक है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें है द सेकंड सेक्स, फीमेल मूवमेंट, ए विंडिकेशन ऑफ राइट और द फेमिनिस्ट मिस्टिक। ये तो बेटी फ्राइडन की है, वैसे भी ध्यान रहना चाहिए। ये मैरी वोllstonecraft की है। तो अब 2 बची। ये कोई मूवमेंट जो है, तो ये पुस्तक जो है किसी पर्टिकुलर लेखक की नहीं है, ये तो लेख है सामूहिक रूप से लिखा हुआ। तो अब बचा क्या? द सेकंड सेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द सेकंड सेक्स। वो महिलाओं को द सेकंड सेक्स के नाम से ही देती हैं, इंगित करती हैं सीमान द बुआ। फ्रेंच उपन्यासकार जॉन फ्रांकोआ मारमोंटेल की पुस्तक जिससे जे.एस. मिल प्रभावित थे, जे.एस. मिल। जल्दी से नाम बताइए, देखो कौन कौन बता देता है। अब आंसर बताओ, अब आंसर बताओ, और अभी भागना नहीं है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों जिनका जवाब देना है, तो जल्दी से बताओ। इसमें आंसर हो जाएगा संस्मरण ए। कई बच्चों ने बताया भी, बहुत बहुत बधाई उनको जो बता रहे हैं, लेकिन मित्रों पढ़ने पर ध्यान देना। अमिल की अध्ययन पद्धति है। क्वेश्चन देखो, ए प्रयोगात्मक, बी ज्यामितीय पद्धति, सी कानूनी पद्धति, डी भौतिक व ऐतिहासिक पद्धति। तो देखो बताने की कोशिश करो, इसमें सोचने की कोशिश करो। चलो बताओ नहीं, सोचो तो सही, दिमाग तो लगाओ। कुछ बता भी रहे हैं, कुछ अभी भी ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। तो देखो मित्रों इसमें क्या आंसर है, कुछ ए ही बता रहे हैं, अभी भी ए ही बता रहे हैं। अब पता नहीं क्या है। इसका आंसर है मित्रों भौतिक व ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं मिल, और इनका विरोध करते हैं 2 पद्धतियों का। तो पहले विरोध ही करते हैं प्रयोगात्मक, और इनका तो डायरेक्ट ही विरोध कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बेंथम के उपयोगितावाद को शुक्रों को दर्शन किसने कहा? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। कार्लियल ने पिग फिलोसफी कहा था, तो इस पर भी बहस करने से या आपको डिस्कशन करने से लाभ नहीं है। बेंथम की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? फ्रेगमेंट एंड गवर्नमेंट, जो 1776 में लिखी थी। इसी में वो उपयोगितावादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और इसी में कहीं ना कहीं ब्लैक स्टोन की आलोचना करते हैं। ये भी सरल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, बेंथम ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? ईस्ट मिनिस्टर रिव्यू, वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू, साउथ मिनिस्टर रिव्यू और नॉर्थ मिनिस्टर रिव्यू। तो उन्होंने जो किया था वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू थी, और इसके माध्यम से प्रचार किया था। ये भी आंसर सरल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुष्पिन का खेल उतना ही अच्छा जितना कि काव्य पाठ, ये बेंथम का कथन है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये भी ज़्यादा क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है। आगे देखते हैं, बेंथम ने पिनोप्टिकन
किसके लिए प्रयोग किया? पिनोप्टिकन जो व्यवस्था थी बेंथम ने जेल के लिए इस्तेमाल किया था और सुधारात्मक दंड व्यवस्था के अनुरूप कहा था कि जेलर का रूम तो केंद्र में होना चाहिए और कैदियों के रूम चारों तरफ होने चाहिए और हवादार शीशेदार रूम होने चाहिए और खिड़कियां और दरवाजे आगे की तरफ खुले होने चाहिए। ये जैसे बैरक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इस तरीके से इसको नाम दिया था पिनोप्टिकन और इसे फ्रांसीसी सरकार ने कुछ अपनाया भी था। तो ये आंसर इसका हो जाएगा जेल। तो ये आपको जेल का चित्र भी ध्यान रखना है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो नए बच्चे हैं ये ना सोचें कि भाई हम जुड़े नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर पुराने बच्चे भी हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था वो सही आंसर बता देते हैं। तो नए बच्चे डरे नहीं इनको आंसर को देखकर, इन्होंने सही बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, नया और पुराना कुछ नहीं होता, जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है। तो नयों में जोश और ज़्यादा जोश होना चाहिए। सिंपल है, आगे बढ़ो, ठीक है ना। या तो कुछ करो मत या फिर आगे बढ़ो, दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो चुप रहो या आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने का रास्ता ही बेटर है। तो मित्रों आगे बढ़ने पर ध्यान दो, ये मैं आपसे कहता हूं। अगला क्वेश्चन देखो मित्रों, लोक के प्राकृतिक अधिकारों को बकवास किसने कहा था? तो ये बेंथम ने कहा था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बेंथम की फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ये भी मैंने बता दिया, 1776 में हुई थी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख वाक्यांश का हचेसन ने प्रयोग किया था, ये भी मैंने बता दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, बेंथम के सुख दुख मापन के तत्व क्या हैं? अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो 7 तत्व दे रखे हैं इसमें, तो आपको 6 दिखा दे रखे हैं। उत्पादकता, अवधि, तीव्रता, दूरी, निश्चितता, शुद्धता। और वास्तव में बेंथम ने सुख दुख जो मापन तत्व दिया था, मापक यंत्र दिया था, प्रसन्नता पीड़क मापक यंत्र दिया था, उसमें 7 तत्व बताए थे। उसमें से 6 तत्व तो ये हैं और 7वां तत्व जो था वो सामूहिकता था। तो ये 7 तत्व मित्रों आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सभी। और हालांकि इसमें 6 ही तत्वों की चर्चा है, लेकिन बेंथम ने अपने प्रसन्नता पीड़क मापक यंत्र में 7 तत्वों की चर्चा की थी। तो ये ध्यान में रखना है। बेंथम सुखों में अंतर करते हैं, केवल मात्रात्मक करते हैं, ये भी क्वेश्चन इजी है। मिल मूलतः कैसे हैं? नैतिक उपयोगितावादी हैं, ये भी क्वेश्चन इजी है। सुखों में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक अंतर भी होता है, ये मिल का कहना है, क्योंकि मिल ने कहा था कि सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्च श्रेणी के सुख जो आंतरिक सुख होते हैं, जो एक निम्न श्रेणी के सुख जो शारीरिक सुख होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उच्च श्रेणी के सुख जो आंतरिक हैं वो महत्वपूर्ण है, वो नैतिकता और कल्याण से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे क्रांतिकारी सुधारक कहा जाता है? क्रांतिकारी सुधारक मिल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भौतिक उपयोगितावाद जो बेंथम का था उसको नैतिक उपयोगितावाद में बदल दिया था, इसलिए उनको क्रांतिकारी सुधारक या आमूल चूल परिवर्तनवादी भी कहा जाता है। ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये आने लायक भी है और पहले आ भी चुका है। तो भाई किसको क्रांतिकारी सुधारक कहते हैं? जीएस मिल को। या आमूलचूल परिवर्तनवादी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बेंथम के भौतिक उपयोगितावाद को नैतिक उपयोगितावाद में बदल दिया था। आगे देखते हैं मित्रों, निम्न में से मिल की पुस्तक नहीं है। ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और यूटिलिटरिज्म और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। ऑन लिबर्टी तो मिल की पुस्तक है, नहीं ढूंढना है। ये 1859 की लिखी है, सन भी ध्यान रखो, ये 1861 की है और यूटिलिटरिज्म 1863 की है। जबकि जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है ये बेंथम की किताब है मित्रों, तो इसमें जर्मी बेंथम की है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप थोड़ा सा सब लोग इंटेलिजेंट वे से पढ़ो और ये भी आपकी मेमोरी में आ जाना चाहिए, सन वगैरह भी मेमोरी में आ जाना चाहिए, कौन सी किताब किसकी है ये भी मेमोरी में आ जाना चाहिए, तब सही से क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा अपने दिमाग को तेज चलाने की कोशिश करो। तो आप ये नहीं ऑन लिबर्टी में क्या विचार मिल देता है ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसी में हानि का सिद्धांत भी देता है। स्वतंत्रता तो ऐसी मित बताता है, लेकिन कार्यों को 2 भागों में बांटता है, सब विषयक और पर विषयक, और कहता है सब विषयक पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसमें पुस्तक में मिल प्रतिनिधि शासन में सुधार संबंधी सुझाव देता है और इसमें नैतिक उपयोगितावाद संबंधी विचार देता है। तो ये छोटी छोटी बातें मित्रों आपको सारी ध्यान रहनी चाहिए। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में बेंथम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म की बात करता है, एक सदनीय व्यवस्थापिका की बात करता है, ये नॉर्मल सी बातें आपको पता रहनी चाहिए। सकारात्मक उदारवाद का जनक जेएस मिल को माना जाता है, ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं है और इस पर हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। मिल के बारे में सत्य कथन नहीं है, अब ये थोड़ा सा ध्यान से बताना है आपको मित्रों, मिल के बारे में सत्य कथन नहीं है। मिल सुखों में गुणात्मक अंतर करता है, नहीं है, ढूंढना है, जल्दी से अब आंसर बताना है।
मिल के अनुसार सुखों का मापन संभव नहीं है। मिल के अनुसार कार्य का आधार उद्देश्य होना चाहिए, परिणाम नहीं। मिल भौतिक सुखों को महत्वपूर्ण मानता है। देखो आप जल्दी से बता दो, ये तो बता दो, इजी क्वेश्चन है। अजय जी बता रहे हैं सी, मुरारी लाल जी बता रहे हैं बी। अब जल्दी से बताओ, आगे बताओ जल्दी से। देखो कौन बता रहा है, देखो कौन बता रहा है। अभी देखो पता नहीं, लगता है नींद में आ गए, सोना बहुत है। मैं तो सर्दी में आपके लिए खड़ा हूं और आप बिस्तर में बैठे बैठे बताने में भी दिक्कत आ रही है। मित्रों ये अच्छा नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, मैं अभी घर भी नहीं गया, स्टूडियो में हूं, आप अपने बिस्तर में बैठे हुए हैं, फिर भी जुड़ने में और बताने में आपको दिक्कत आ रही है। तो मुझे खुद आप पढ़ना नहीं चाहते हैं या मुझे कहना चाह रहे हैं कि आप भी सो जाओ सर? तो जल्दी बताइए। आप शेयर भी नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो और इसमें जुड़े रहो मेरे साथ, ताकि मैं भी हिम्मत मेरे में भी आए और आप भी। देखो आप बता रहे हैं डी डी डी, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर डी है। अधिकांश बच्चे डी बता रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वजीत जी भी बता रहे हैं, अरोड़ा जी डी, वेरी गुड। बलबीर सिंह जी भी डी बता रहे हैं, रोहतास गुर्जर जी भी डी बता रहे हैं, मंजू यादव जी डी भी बता रहे हैं, अजय कुमावत जी, महावीर प्रसाद जी डी बता रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी डी बता रहे हैं, इंद्रजीत चौधरी जी डी बता रहे हैं, लोकेंद्र सिंह जी डी बता रहे हैं, बलबीर जी डी बता रहे हैं, नरेश कुमार जी डी बता रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी डी बता रहे हैं, महावीर प्रसाद जी डी और विकास शर्मा जी भी डी बता रहे हैं। वेरी गुड, सबको बहुत बहुत आभार, सही आंसर बताया। आगे चलते हैं। मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार नहीं है, व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुसत्ता स्वतंत्रता है। बी, मिल विचारों की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मिल के अनुसार सब विषय कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मिल के अनुसार सब विषय कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मित्रों ये पुराना ही क्वेश्चन रिपीट है नेट का। अब इसमें से ये तो सही है, ये तो नहीं हो सकते। ये तो मिल कहता है, मिल तो स्वतंत्रता की परिभाषा ही यही देता है कि व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुसत्ता स्वतंत्रता है। मिल असीमित स्वतंत्रता का समर्थन भी करता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दोनों में से क्या है कि सब विषय कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए कि लगाया जा सकता है। सामान्यतः मिल कहता है नहीं लगाना चाहिए और ये क्या कहता है, लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, सामान्य परिस्थितियों में मिल कहता है सविषय कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, केवल विशेष परिस्थितियों में ही कि सविषय कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा, उसे वो हानि का सिद्धांत भी नाम देता है, लॉस थ्योरी ऑफ लॉस का नाम भी देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मित्रों। मिल ने सविषय कार्य पर प्रतिबंध का आधार नहीं बताया। विचारों की स्वतंत्रता, राज्य की रक्षा हेतु, कर्तव्य पालन हेतु, जीवन रक्षा हेतु। चलो इसका जल्दी से बताओ। देखो मित्रों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और पता नहीं अभी भी शेयर नहीं कर रहे कुछ लोग, तो लगता है सोने के लग गए। जल्दी से आंसर बताइए। अभी डी बता रहे हैं कुछ लोग, नहीं डी नहीं बताना है, इसको जल्दी बताओ, डी गलत है, मैंने बता दिया आपको। अब जल्दी बताओ, ऊपर वाले तीन में से बताओ क्या है। प्रतिबंध का आधार नहीं बताता है मित्रों, राज्य की रक्षा बताता है, कर्तव्य पालन बताता है, जीवन रक्षा हेतु बताता है और साथ में कहता है दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा भी बताता है, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता नहीं बताता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका आंसर ये हो गया। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन और अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। मिल प्रतिनिधि शासन में सुधार नहीं बताया। खुली मतदान प्रणाली अपनानी चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनानी चाहिए, भारित मतदान प्रणाली अपनानी चाहिए, एकत्रीभूत मत प्रणाली अपनानी चाहिए। तो इसमें जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, सुमन जी, चावला जी सी बता रही हैं और सुदेश यादव जी ए बता रहे हैं, विकास शर्मा जी, रेखा मीना जी ए बता रहे हैं, मंजू यादव जी ए बता रहे हैं। अब देखो मित्रों, खुली मतदान प्रणाली तो उसने बताई थी, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का भी समर्थन किया था, भारित मतदान प्रणाली भी शिक्षा संपत्ति के आधार पर कह देता है, वो एकत्रीभूत मत प्रणाली की बात नहीं करता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुमुलेटिव वोट सिस्टम की बात नहीं करते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। जॉन स्टुअर्ट मिल पॉलिटिकल फिलोसफी 2006 पुस्तक के लेखक कौन है? अगर इसको भी बता देते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 2006 की किताब ही है। अगर इसको बता देंगे तो देखो लाभकारी स्थिति होगी। जल्दी से बताओ, देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ। चलो वो तो बता दिया, अब इसका बताइए। अब इसका बता रहे हैं गाग चौधरी जी, तो साथ में तुषार जी, तो इसमें बता रहे हैं कई बच्चे, गंगा चौधरी जी ये बता रही हैं, तुलसी राम सैनी जी डी बता रहे हैं, सुमन चावला जी डी बता रहे हैं, आर्यन गुर्जर भी बता रहे हैं, बलबीर सिंह जी डी बता रहे हैं, इंद्रजीत चौधरी जी डी बता रहे हैं। अब इसमें अधिकांश लोग मार खा रहे हैं, बहुत ही कम लोग सही बता रहे हैं। एक तो रमेश भाई जी सही बता रहे हैं, उन्होंने बड़ा सारा ये लिखा है। नरेश कुमार जी तो अभी मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ए सही बताया है।
और गोपी जी भी सही बता रहे हैं। तो मित्रों इसका जो आंसर है फैक्चुअल है, फिट्जपैट्रिक है, लेकिन बेटा नेट पे भी जाके देख सकते हैं, इस किताब का चित्र गूगल पर जाकर भी, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला, मिल के भूमि सुधार और सीमांत उपयोगिता से प्रभावित हैं। तो देखो कौन सी समाजवाद की शाखा प्रभावित है, संशोधनवाद, श्रेणी समाजवाद, यूरो साम्यवाद या फेबियनवाद। तो ध्यान है आपको कि फेबियन सोसाइटी प्रभावित है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी। किसकी? फेबियन सोसाइटी की। अब ये ध्यान रखना है, और यही भूमि सुधार पर बल देती है, सीमांत उपयोगिता वाले नियम को स्वीकार करती है, कहते हैं भूमि पर लागू हो गया है। सीमांत उपयोगिता क्या है वो भी मैं बता देता हूँ मित्रों। अगर किसी चीज़ की मांग अधिक हो, पूर्ति कम हो, तो मांग कम नहीं होती है बल्कि मांग बढ़ जाती है। किसी चीज़ की क्या है? पूर्ति कम, मांग ज़्यादा, और पूर्ति कम होने से मांग और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे आपको बहुत अधिक प्यास लगी है, अगर आपको 1 चम्मच पानी मिले तो आपकी प्यास बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो फेबियन सोसाइटी इससे प्रभावित थी, यानी कि फेबियनवाद। और इससे जुड़े हुए विद्वान कौन से हैं फेबियन सोसाइटी से? सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट, नेहरू जैसे अनेकों विद्वान इससे जुड़े हुए हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आगे चलते हैं मित्रों। निम्न में से द्विसदनात्मक शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो द्विसदनात्मक की बात किसने की थी? ब्लडसली ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने, लेकी ने, गार्नर ने, डिग्बी ने, गेटले ने, जेएस मिल ने। फर्स्ट और सेकंड सही है, बी में फर्स्ट और थर्ड सही है। ये आंसर बता दो। अब बस उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, और आप जल्दी से बताओ इसमें आंसर क्या है। जो बताएगा मैं उसको मान जाऊंगा, वो बहुत अच्छा बच्चा है। अब ये भी बीए फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। बीए फर्स्ट ईयर की किताब जाके खोल के देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप जल्दी से बताओ कि इसमें मिल का नाम भी आ गया है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर की किताब में ये अच्छे कुमावत जी डी बता रहे हैं, कुछ लोग गोपी जी डी बता रहे हैं, सविता जी भी डी बता रही हैं, नरेश कुमार जी डी बता रहे हैं, कीर्ति शर्मा जी डी बता रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी डी बता रहे हैं, वेरी गुड। मेदाराम मीना जी डी बता रहे हैं, रेणु मीना जी डी बता रहे हैं, और अधिकांश लोग शक्ति सिंह जी भी सी बता रहे हैं, जन सेवक पोसवाल जी डी बता रहे हैं, और सुमन चावला जी भी डी बता रही हैं। सभी ने, काफ़ी ने अच्छा बताया। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो मित्रों ये याद रख लेना, इस क्वेश्चन का रूप बदल सकता है। मैंने 7 लिए हैं, कोई 4 भी आ सकते हैं, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन 7 आपको याद रहने चाहिए। मेरा उद्देश्य आपको तंग करना नहीं है, खाली ज्ञान में बढ़ोतरी करना है। तो आप अपनी ज्ञान में बढ़ोतरी करो। अभी साल भर है एग्जाम में, लेकिन बेटा निरंतरता लाओ और मेहनत करो। और मेरा निवेदन है आपसे कि आप जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसकी पीडीएफ देखने के लिए आप आराम से क्या कर सकते हैं, हमारी ऐप से जुड़ जाएं और उसमें जाके डाउनलोड कर लें। वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये आपको बता देता हूँ। और अगला जो टेस्ट होगा वो मार्क्स, लेनिन, माओ, नव मार्क्सवादी विचारक का होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, अब ये मत कहना वो सर इसमें उस बच्चे ने बता दिया, वो तो पुराना है, वो नया है। इससे कोई मतलब नहीं होता। अब वो तो सभी परीक्षा में बैठेंगे बेटा, तो आपको सिलेक्ट होना है कि नहीं होना वो ध्यान रखो। क्लियर है इस बात को? तो मैं आपको 7 दिन का समय दे रहा हूं। अगले सोमवार को फिर मिलेंगे हम, वही समय 8 बजे शाम को। मित्रों इसी के साथ आपसे विदाई चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।